आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जहां एक ऐसा साम्राज्य जो 3 सदियों से भी ज्यादा वक्त तक इस उपमहाद्वीप पर राज कर रहा था, वो अचानक से अपने घुटनों पर आ गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं शक्तिशाली मुगल सल्तनत के पतन की। जरा इस मंजर के बारे में सोचिए। एक बादशाह जिसके पुरखों ने कभी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर हुकूमत की थी, आज वो जंजीरों में जकड़ा है। ये कोई और नहीं बल्कि आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर हैं, जिन्हें कैप्टन हॉडसन गिरफ्तार कर रहा है। ये तस्वीर ये एक पूरे राजवंश के दर्दनाक अंत की कहानी कहती है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर साम्राज्यों में से एक का ये हाल हुआ कैसे? वो इस मोड़ तक पहुंचा कैसे? बस इसी पहेली को आज हम परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें इसके एक बहुत बड़े विरोधाभास को देखना होगा। एक ऐसी टक्कर को जहां दो बिल्कुल अलग तरह की ताकतें आमने सामने थीं। अब देखिए विरोधाभास क्या है। एक तरफ थे अंग्रेज, जो भारत में एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी बनकर आए थे। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना। लेकिन हुआ क्या? नतीजा ये निकला कि वो एक बहुत बड़े साम्राज्य के मालिक बन गए। सच कहूं तो ये इतिहास के सबसे हैरान कर देने वाले बदलावों में से एक है। तो फिर असली सवाल तो यही है ना कि भाई, जो लोग सिर्फ व्यापार करने के इरादे से आए थे, जिन्हें शुरू में जमीन कब्जा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो आखिर इतने बड़े भूभाग के शासक कैसे बन बैठे? और पता है, इसी सवाल के जवाब में मुगलों के पतन की पूरी कहानी छिपी है। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा सा वक्त में पीछे चलते हैं और उन हालातों को समझते हैं जिनकी वजह से अंग्रेजों का यहां उदय मुमकिन हो पाया। ये कहानी, इसकी जड़ें जुड़ी हैं औरंगजेब से। वो आखिरी महान ताकतवर मुगल शासक थे। एक ऐसा शासक जिसने मुगल साम्राज्य को उसकी बुलंदियों तक पहुंचाया। सही मायनों में वो मुगल ताकत और शान के शिखर थे। तो फिर ये पतन हुआ कैसे? देखिए, 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मौत हुई, एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम यानी एक शक्ति का खालीपन पैदा हो गया। अब इस खालीपन को भरने के लिए कौन आगे आया? मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार। उन्होंने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी, अपनी आज़ादी का ऐलान करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने अपने अलग अलग क्षेत्रीय राज्य बना लिए, और नतीजा दिल्ली, जो कभी इतने बड़े साम्राज्य का धड़कता हुआ दिल थी, अब वो बेअसर हो चुकी थी। तो यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। मुगल साम्राज्य को किसी बाहरी ताकत ने एक झटके में खत्म नहीं किया। नहीं, ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया थी। साम्राज्य अंदर से धीरे धीरे खोखला हो रहा था, बिखर रहा था। और ठीक उसी वक्त जब ये पुरानी सत्ता बिखर रही थी, राजनीतिक मंच पर एक नई ताकत उभर कर सामने आ रही थी। ये थे अंग्रेज, जो 18वीं शताब्दी के दूसरे हिस्से में भारत पहुंचे। जैसा कि हमने पहले भी बात की, वो तो बस एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी थे। उनका शुरुआती इरादा सिर्फ व्यापार था, जमीन पर कब्जा करना नहीं। लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ तो एक साम्राज्य कमजोर हो रहा है, टूट रहा है, और बस उन्होंने इस मौके को पहचान लिया। और अब कहानी अपने सबसे आखिरी और निर्णायक मोड़ पर आ पहुंचती है। एक ऐसा मोड़ जहां पुरानी प्रतीकात्मक सत्ता का आमना सामना होता है एक नई असली सैन्य ताकत से। यहां एक और दिलचस्प बात है। देखिए, मुगल साम्राज्य राजनीतिक और फौजी तौर पर चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो गया हो, मुगल बादशाह का ओहदा वो आज भी पूरे भारत के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्रतीक था। एकता का प्रतीक, संप्रभुता का प्रतीक। उनकी सांकेतिक अहमियत अभी भी बहुत ज्यादा थी। और ये प्रतीकात्मक महत्व 1857 में खुलकर सामने आया, जब ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह भड़क उठा। तो सबने, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान, सबने उस वक्त के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना स्वाभाविक नेता माना। लेकिन कंपनी ने इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। जफर को पकड़ लिया गया, उन्हें अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया और बर्मा भेज दिया गया। और इस कहानी का जो अंत हुआ, वो बहुत ही क्रूर था। बहादुर शाह जफर के बेटों को उनकी आंखों के सामने बेरहमी से गोली मार दी गई, और इसी के साथ मुगल वंश का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। मुगलों का ये पतन हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। सवाल ये कि जब सिर्फ नाम की सत्ता, एक प्रतीकात्मक ताकत, असली सैन्य शक्ति से टकराती है, तो अंजाम क्या होता है? बहादुर शाह जफर की कहानी शायद इस सवाल का सबसे दुखद लेकिन सबसे साफ जवाब है। सोचिए जरा,
एक कंपनी जो बनी तो थी सिर्फ पैसा कमाने के लिए, वो आखिर कैसे एक पूरे सबकॉन्टिनेंट की मालिक बन बैठी। आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार से साम्राज्य तक की कहानी। तो यही वो बड़ा सवाल है, आखिर एक प्राइवेट कंपनी एक पूरा साम्राज्य कैसे बन जाती है। चलिए इस दिलचस्प और हैरान कर देने वाले सफर को जरा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो कहानी शुरू होती है पैसे से। ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई बड़ा पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं था, कोई साम्राज्य बनाने का सपना नहीं, ना। मिशन बिल्कुल सीधा साधा था, प्रॉफिट, बस मुनाफा कमाना। मतलब इनका बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल था, कहीं से सामान सस्ता खरीदो और कहीं और उसे महंगा बेच दो। और साल 1600 में समझिए कि उन्हें एक तरह का गोल्डन टिकट मिल गया। इंग्लैंड की महारानी ने उन्हें एक चार्टर दिया जिसने उन्हें पूरब के साथ व्यापार करने की मोनोपोली दे दी। मतलब इंग्लैंड की कोई और कंपनी उनसे कंपटीशन नहीं कर सकती थी। लेकिन यहाँ एक पेंच था। मोनोपोली तो सिर्फ इंग्लैंड में थी, लेकिन हिंद महासागर में वहां तो पहले से ही पार्टी चल रही थी। पुर्तगाली, डच और यहाँ तक कि फ्रांसीसी भी मैदान में थे। असली मुकाबला तो अब शुरू होना था। और देखिए, जब इतना पैसा दांव पर लगा हो तो बिजनेस की लड़ाई को जंग में बदलते देर नहीं लगती। और यहीं से कहानी ने एक बहुत ही हिंसक मोड़ ले लिया। भारत उस वक्त एक खजाने जैसा था। यहाँ के शानदार सूती और रेशमी कपड़ों की यूरोप में जबरदस्त डिमांड थी। और मसाले, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, अरे इन मसालों की कीमत तो सोने के बराबर थी। हर कोई ये खजाना चाहता था और इसी होड़ ने चीजों के दाम आसमान पर पहुंचा दिए, जिससे सबका मुनाफा कम होने लगा। तो अब सिचुएशन ये बन गई कि या तो हम या वो। मार्केट में टिके रहने का बस एक ही क्रूर रास्ता बचा था, अपने कंपटीशन को रास्ते से हटा दो। और उन्होंने ठीक यही किया। मतलब ये कोई जेंटलमैन्स ट्रेड नहीं था। ये कंपनियां एक दूसरे के जहाज डुबो रही थीं, रास्ते ब्लॉक कर रही थीं और अपनी छोटी छोटी बस्तियों को मजबूत किलों में बदल रही थीं। अब व्यापार तलवार और तोप के दम पर चल रहा था। अब जाहिर है, जब आप किसी और के घर में आकर इस तरह की दादागिरी करेंगे तो घर के मालिक से तो टकराव होगा ही। और वही हुआ बंगाल के स्थानीय शासकों यानी नवाबों के साथ। तो कंपनी ने बंगाल में धीरे धीरे अपने पैर जमाने शुरू किए। उन्होंने हुगली नदी के किनारे एक ट्रेडिंग पोस्ट बनाया, जिसे उस समय फैक्ट्री कहते थे। इसे आज की फैक्ट्री मत समझिए, ये एक तरह का गोदाम और ऑफिस होता था। फिर जल्द ही उन्होंने इसके चारों ओर किला बनाना शुरू कर दिया और रिश्वत देकर कुछ गांव भी अपने नाम करवा लिए। और फिर उन्हें मिला एक फरमान। ये एक शाही हुक्म था जिसने पूरा गेम ही बदल दिया। मुगल बादशाह ने कंपनी को बिना कोई टैक्स दिए व्यापार करने की इजाजत दे दी। लेकिन कंपनी के अफसर बड़े चालाक थे। वे अपने पर्सनल बिजनेस के लिए भी इस छूट का फायदा उठाने लगे, जिससे बंगाल के नवाब के खजाने को जबरदस्त नुकसान हो रहा था। तो यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां चल रही थीं एक ही वक्त में। एक तरफ बंगाल के नवाब थे जो कह रहे थे ये कंपनी धोखेबाज है, ये टैक्स नहीं देती और हमारे ही इलाके में किले बनाकर हमें ही चुनौती दे रही है। और दूसरी तरफ कंपनी थी जिसका रोना था कि ये स्थानीय अधिकारी हमारा काम नहीं होने देते। अगर हमें व्यापार करना है तो हमें अपनी सुरक्षा तो करनी ही पड़ेगी। टकराव तो होना ही था। और ये जो टकराव था, ये अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचा प्लासी की मशहूर लड़ाई में। ये वो पल था जब एक ट्रेडिंग कंपनी ने सीधे सीधे सत्ता पर कब्जा करने का जुआ खेला। देखिए, 1756 में बंगाल के नवाब बने सिराजुद्दौला और कंपनी को ये बात जरा भी पसंद नहीं आई। उन्हें एक ऐसा नवाब चाहिए था जो उनकी उंगलियों पर नाचे, एक कठपुतली शासक। लेकिन सिराजुद्दौला किसी के इशारों पर चलने वालों में से नहीं थे। और इसके बाद चीजें बहुत तेजी से बदलीं। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला कर दिया। जवाब में कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव को एक सेना के साथ भेजा। लेकिन क्लाइव का असली हथियार तोपें नहीं, धोखा था। उसने चुपके से सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर से एक डील कर ली। तुम लड़ाई में हमारा साथ दो और बदले में हम तुम्हें नवाब बना देंगे। तो प्लासी की लड़ाई असल में लड़ी ही नहीं गई, उसे तो एक तरह से बेच दिया गया था। मीर जाफर की सेना बस तमाशा देखती रही। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये भारत में कंपनी की पहली बड़ी निर्णायक जीत थी। और ये वो मोड़ था जिसने हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। प्लासी की जीत के बाद कंपनी की आंखों पर से पर्दा हट गया। उन्हें समझ आ गया कि सिर्फ व्यापार क्यों करना,
जब सीधा सीधा राज किया जा सकता है। अब खेल सिर्फ मुनाफे का नहीं रहा, अब ये सत्ता का खेल था। लेकिन इन कठपुतली नवाबों के साथ भी एक दिक्कत थी। कभी कभी ये कठपुतलियां अपने धागे खुद खींचने की कोशिश करती थीं। जब मीर जाफर ने उनकी बातें मानने से इनकार किया, उसे हटा दिया। जब मीर कासिम ने शिकायत की तो उसे लड़ाई में हरा दिया। कंपनी को एहसास हो गया कि ये तरीका ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। और तब रॉबर्ट क्लाइव ने वो बात कही जिसने कंपनी के इरादे बिल्कुल साफ कर दिए। उसने कहा, हमें वास्तव में खुद ही नवाब बनना होगा। मतलब अब कोई लाग लपेट नहीं। एक ट्रेडिंग कंपनी अब खुलेआम एक साम्राज्य बनने की बात कर रही थी। और फिर समझिए कि उनके हाथ जैकपॉट लग गया। 1765 में मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया। मतलब अब बंगाल का सारा टैक्स वसूलने का अधिकार कंपनी के पास था। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। अब उन्हें इंग्लैंड से एक पैसा भी लाने की जरूरत नहीं थी। वो भारत के ही पैसे से भारत का सामान खरीद सकते थे, अपनी फौज का खर्च उठा सकते थे और अपने किले बना सकते थे। ये भारत को भारत के ही पैसे से खरीदने की और गुलाम बनाने की एक परफेक्ट स्कीम थी। अब जब सत्ता हाथ में आई तो उसके साथ आई बेहिसाब दौलत। कंपनी के छोटे छोटे ऑफिसर रातों रात करोड़पति बन गए और यहीं से जन्म हुआ नवाब का। सिर्फ रॉबर्ट क्लाइव का ही उदाहरण ले लीजिए। जब वो भारत से लौटा तो उसकी निजी संपत्ति की कीमत 4 लाख पाउंड से भी ज्यादा थी। उस जमाने में ये इतनी बड़ी रकम थी कि कोई सोच भी नहीं सकता। ब्रिटेन में लोग ऐसे नए नए अमीरों का मजाक उड़ाते थे और उन्हें नवाब कहते थे, जो नवाब शब्द का ही बिगड़ा हुआ रूप था। जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्लाइव से इस बेहिसाब दौलत के बारे में सवाल किया गया तो उसने माफी मांगने के बजाय जो जवाब दिया वो उसकी सोच को दिखाता है। उसने कहा, एक पूरा शहर मेरी दया पर था, मैं तो अपनी शराफत पर हैरान हूं। ये एक ऐसा एटीट्यूड था जो मानता था कि वो हर नियम, हर कानून से ऊपर हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी सिर्फ इतिहास की एक घटना नहीं है, ये एक सबक है। ये आज भी हमसे एक बहुत जरूरी सवाल पूछती है कि जब सिर्फ मुनाफा ही इकलौता मकसद बन जाए तो कोई भी कॉरपोरेशन अपनी हद कहाँ तय करती है। सोचने वाली बात है ना? तो ये कहानी है एक कंपनी की। सोचिए, एक ऐसी कंपनी जो आई तो थी व्यापार करने, लेकिन उसने एक पूरे के पूरे उपमहाद्वीप पर ही कब्जा कर लिया। हम इसी बात की पड़ताल करने वाले हैं कि कैसे मुनाफे की भूख ने भारत के नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ये हुआ कैसे? कोई व्यापारिक कंपनी एक देश की शासक कैसे बन सकती है? ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? आइए इसी पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। देखिए, ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये सब कुछ सिर्फ जोर जबरदस्ती या तलवार के दम पर हुआ होगा, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। कंपनी ने सीधे हमलों के बजाय एक बहुत ही चालाक रणनीति अपनाई। उसने राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक चालों का एक ऐसा जाल बुना जिसमें कई भारतीय राज्य एक एक करके उलझते चले गए। इस पूरी प्रक्रिया को ठीक से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले उन्होंने गठबंधन और अपने प्रभाव का इस्तेमाल कैसे किया। फिर जब जरूरत पड़ी तो सीधे युद्ध कैसे किए। तीसरा, सत्ता पर अपनी पकड़ बनाने के लिए उन्होंने कैसी कैसी नीतियां बनाई। और आखिर में हम देखेंगे कि इन सब का नतीजा क्या निकला। तो चलिए सबसे पहले तरीके से शुरू करते हैं। ये कोई सीधा हमला नहीं था, बल्कि ये एक तरह का सॉफ्ट आक्रमण था। ये राजनीतिक और कूटनीतिक दांव-पेच का एक ऐसा खेल था जिससे भारतीय राज्यों को अंदर ही अंदर खोखला किया जा सके। और उनका सबसे बड़ा हथियार थी ये सहायक संधि। अब ये ठीक है, जरा सोचिए, ये एक तरह का प्रोटेक्शन रैकेट था। इस संधि के तहत भारतीय शासकों को अपनी खुद की सेना भंग करनी पड़ती थी और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेता था? कंपनी। लेकिन इस सुरक्षा की एक बहुत भारी कीमत भी उन्हीं शासकों को चुकानी पड़ती थी। इस स्लाइड पर यह प्रक्रिया एकदम साफ दिखती है और ये वाकई बहुत चालाकी से बनाई गई थी। देखिए होता क्या था। पहला कदम, शासक अपनी सेना खो देता है। दूसरा कदम, कंपनी उसे अपनी सुरक्षा देती है। तीसरा कदम, शासक को इस सुरक्षा के बदले में कंपनी को भारी रकम देनी पड़ती है। और चौथा, सबसे खतरनाक कदम, अगर वो पैसे नहीं दे पाता तो उसके राज्य का एक बड़ा हिस्सा ही छीन लिया जाता था। मतलब ये कर्ज और निर्भरता का एक ऐसा जाल था जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। इसका एक जीता जागता उदाहरण है अवध के नवाब।
1801 में जब वो कंपनी की सुरक्षा के लिए पैसे नहीं दे पाए तो उन्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा, जी हां, आधा हिस्सा कंपनी को सौंपना पड़ा। जरा सोचिए, अपनी ही सुरक्षा की कीमत न चुका पाने पर एक शासक अपना आधा राजपाट खो बैठता है। और इस पूरी व्यवस्था का असली कंट्रोल किसके हाथ में था? वो था ब्रिटिश रेजिडेंट। जैसा कि उस वक्त के दार्शनिक जेम्स मिल ने लिखा था, ये रेजिडेंट ही असल में देश का राजा होता था। मतलब नवाब या राजा तो बस एक कठपुतली थे। जब तक वो रेजिडेंट के इशारों पर नाचते सब ठीक था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी मर्जी चलाने की कोशिश की, टकराव होना तय था। तो चलिए अब दूसरे तरीके पे चलते हैं। जब कूटनीति काम नहीं करती थी या कंपनी के व्यापारिक हितों को कोई खतरा होता था, तो वो सीधी सैन्य कार्रवाई यानी हार्ड आक्रमण करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती थी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण थे मैसूर के शासक टीपू सुल्तान, जिन्हें शेर मैसूर भी कहा जाता था। वो मालाबार तट के फायदेमंद व्यापार को कंट्रोल करते थे, उनके फ्रांसीसियों से बहुत अच्छे संबंध थे और उन्होंने अपनी सेना को यूरोपीय तर्ज पर आधुनिक बना लिया था। कंपनी के लिए टीपू सुल्तान एक ऐसा कांटा थे जिसे रास्ते से हटाना बहुत जरूरी हो गया था। लेकिन टीपू को हराना बिल्कुल आसान नहीं था। अंदाजा लगाइए, कंपनी को मैसूर पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए कितने युद्ध लड़ने पड़े? 1, 2 नहीं, बल्कि पूरे 4 युद्ध, 4 लंबे और खूनी युद्ध। ये इस बात का सबूत है कि टीपू सुल्तान ने उन्हें कितनी जबरदस्त टक्कर दी थी। और इस विरोध की कीमत बहुत भारी थी, बहुत ही ज्यादा। 1792 में एक हार के बाद टीपू को एक ऐसी संधि पर दस्तखत करने के लिए मजबूर किया गया जिसकी एक शर्त दिल दहला देने वाली थी। उन्हें अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास बंधक बनाकर भेजना पड़ा। ये सिर्फ एक राजनीतिक चाल नहीं थी, ये ताकत का एक बेहद क्रूर प्रदर्शन था। और ये देखिए, टीपू के प्रतिरोध की भावना इस अनोखे खिलौने में साफ झलकती है। ये एक मैकेनिकल खिलौना है, एक बाघ जो एक यूरोपियन सैनिक को दबोचे हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता था तो बाघ के दहाड़ने की और सैनिक के चीखने की आवाज आती थी। ये खिलौना आज भी लंदन के एक म्यूजियम में रखा है, उनकी कभी ना हार मानने वाली जबरदस्त भावना का प्रतीक। अच्छा, मैसूर के बाद कंपनी का अगला निशाना थे मराठा, जो उस समय भारत की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में से एक थे। उन्हें हराने के लिए कंपनी ने एक बहुत लंबा अभियान चलाया। 1-2 नहीं, बल्कि 3 बड़े युद्धों के बाद 1819 तक मराठा शक्ति को भी पूरी तरह से कुचल दिया गया और इसके साथ ही कंपनी के रास्ते का एक और बड़ा रोड़ा हट गया। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे शातिर तरीके पर। कंपनी ने ऐसी नीतियां बनाई जिनसे वो अपने कब्जे को एक कानूनी जामा पहना सके। मतलब कब्जा भी करो और उसे कानून के दायरे में भी दिखाओ। 1813 के बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सर्वोपरिता की नीति शुरू की। इसका मतलब सीधा और साफ था, कंपनी की सत्ता ही सर्वोच्च है, बाकी सब उसके अधीन है। इस नीति के तहत वे अपने हितों की रक्षा के नाम पर किसी भी भारतीय राज्य पर कब्जा करने को जायज ठहरा सकते थे। ये एक तरह से एक तरफा घोषणा थी कि अब इस इलाके का बॉस कौन है। लेकिन ऐसा नहीं था कि भारत ने इस नीति को चुपचाप मान लिया। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा जैसी कई वीरांगनाओं ने हथियार उठाए और एक जबरदस्त ब्रिटिश विरोधी आंदोलन चलाया। भले ही उन्हें आखिर में गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी बहादुरी ने प्रतिरोध की एक ऐसी चिंगारी जला दी जो आगे भी जलती रही। और फिर आई लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति, जो शायद कब्जे का सबसे चालाक कानूनी तरीका था। इसका नियम बहुत सरल था लेकिन बहुत ही विनाशकारी। नियम यह था कि अगर किसी भारतीय शासक की मृत्यु बिना किसी पुरुष वारिस के हो जाती तो उसका राज्य किसी गोद लिए हुए बेटे को नहीं मिलेगा, बल्कि वो सीधे सीधे कंपनी के शासन में आ जाएगा। और इस नीति का असर देखिए, ये एक डोमिनो इफेक्ट जैसा था। एक के बाद एक राज्य गिरते चले गए। 1848 में सतारा, 1850 में संबलपुर, फिर उदयपुर, नागपुर और 1854 में झांसी। ये कब्जे की एक ऐसी तेज लहर थी जिसने कुछ ही सालों में कई बड़ी बड़ी रियासतों को निगल लिया। तो इन सभी तरीकों, मतलब गठबंधन, युद्ध और इन चालाक नीतियों का एक सदी के दौरान क्या मिला जुला असर हुआ। चलिए अब नक्शों के जरिए देखते हैं कि भारत का चेहरा किस तरह पूरी तरह से बदल गया। ठीक है, तो ये नक्शा है 1797 का। इसमें जो पीले रंग के इलाके हैं सिर्फ वही ब्रिटिश क्षेत्र हैं। आप देख सकते हैं बस कुछ छोटे छोटे हिस्से जो मुख्य रूप से कलकत्ता और बनारस के आसपास हैं। ज्यादातर उपमहाद्वीप अभी भी उनके कंट्रोल से पूरी तरह बाहर है। अब करीब 40 साल आगे चलते हैं, साल 1840 में,
जरा देखिए नक्शा कितना बदल चुका है। वो पीला रंग अब तटों पर और देश के अंदर तक फैल गया है। दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास जैसे बड़े बड़े केंद्र अब उनके नियंत्रण में हैं। ये विस्तार वाकई हैरान करने वाला है। और अब 1857, ये देखना तो सच में अविश्वसनीय है। बस कुछ ही दशकों में लगभग पूरा का पूरा उपमहाद्वीप पीले रंग में रंग चुका है। जो कंपनी कभी सिर्फ व्यापार करने आई थी, अब वो भारत की बेताज बादशाह बन चुकी थी। ये इतिहास के सबसे तेज और सबसे असाधारण बदलावों में से एक था। तो अंत में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब मुनाफे के लिए बनी एक कंपनी एक पूरे साम्राज्य की नींव रख देती है, तो उसकी विरासत आखिर क्या होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी, ये नाम सुनते ही व्यापार और फिर साम्राज्य की तस्वीरें दिमाग में आती हैं, है ना? पर यह कहानी सिर्फ जीत की नहीं है। ये कहानी इस बात की है कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी ने भारत पर राज करने के लिए एक पूरा का पूरा नया सिस्टम, एक नया एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा कर दिया। तो चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि एक कंपनी जो आई तो थी मसाले और कपड़े का व्यापार करने, वो आखिर एक इतने बड़े साम्राज्य को चलाने वाली ताकत कैसे बन गई? कैसे उन्होंने अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस सिस्टम और यहाँ तक कि अपनी फौज खड़ी कर ली? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। अब देखिए, 18वीं सदी के खत्म होते होते कंपनी की ताकत सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं थी, वो बहुत आगे बढ़ चुकी थी। और अब उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, इन जीते हुए विशाल इलाकों पर शासन कैसे किया जाए। अब ये कोई छोटी मोटी बिजनेस प्रॉब्लम नहीं थी, ये एक बड़ी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव चुनौती बन चुकी थी। तो इस चैलेंज से निपटने के लिए कंपनी ने एक सीधा साधा सा रास्ता निकाला। उन्होंने अपने सारे इलाकों को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में बांट दिया, जिन्हें नाम दिया प्रेसिडेंसी। 3 मेन पावर सेंटर बनाए गए, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। और हर प्रेसिडेंसी का एक हेड होता था, गवर्नर, जो सीधा कंपनी को रिपोर्ट करता था। कह सकते हैं कि यहीं से पावर को एक जगह इकट्ठा करने की शुरुआत हुई। और इस पूरे नए एडमिनिस्ट्रेशन को शक्ल देने में एक आदमी का बहुत बड़ा हाथ था, वॉरेन हेस्टिंग्स, भारत के पहले गवर्नर जनरल। वैसे तो उन्होंने कई सुधार किए, पर उनका सबसे बड़ा काम न्याय यानी जस्टिस के फील्ड में था। तो चलिए अब बात करते हैं उनके पहले बड़े सॉल्यूशन की, एक यूनिफाइड जस्टिस सिस्टम बनाना। सोचिए, कंपनी के लिए यह बिल्कुल ही नई चीज थी। उन्हें इसे लगभग स्क्रैच से, मतलब शून्य से खड़ा करना पड़ा। तो साल था 1772, जब एक नए जस्टिस सिस्टम की नींव रखी गई। हर जिले में 2 तरह की अदालतें बनाई गईं। एक थी दीवानी अदालत, जो सिविल केस देखती थी, इसका हेड होता था यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और दूसरी थी फौजदारी अदालत, क्रिमिनल मामलों के लिए। अब मजेदार बात यह थी कि दीवानी अदालत में कानून की व्याख्या के लिए मौलवी और पंडित होते थे, और फौजदारी अदालत काजी और मुफ्ती के अंडर थी। लेकिन आखिरी कंट्रोल दोनों ही अदालतों पर कलेक्टर का ही था। पर यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत सामने आई। जो ब्राह्मण पंडित थे, वो अक्सर स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या करते थे। वजह, धर्मशास्त्र की अलग अलग मान्यताएं। अब ऐसे में पूरे सिस्टम में एक जैसा न्याय देना, मतलब यूनिफॉर्मिटी लाना, बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो इस कानूनी कंफ्यूजन को सुलझाने के लिए कंपनी ने एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका अपनाया। सबसे पहले 1775 में 11 पंडितों को बिठाकर हिंदू कानूनों का एक सार संग्रह, मतलब एक डाइजेस्ट तैयार करवाया। फिर NB हालहेड नाम के एक अंग्रेज ने उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, ताकि यूरोपियन जज उसे समझ सके। और फिर 1778 तक मुस्लिम कानूनों का भी एक कोड बना लिया गया। मतलब अब यूरोपियन जजों के हाथ में एक तरह की रूल बुक आ गई थी, जिससे वो शासन कर सकें। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स का ये राज बिना विवाद के नहीं रहा। जब वो 1785 में इंग्लैंड लौटे, तो उन पर बंगाल में गलत तरीके से शासन चलाने के संगीन आरोप लगे, और मामला इतना बढ़ा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में उन पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट चलाया गया। उस दौरान एडमंड बर्क ने जो भाषण दिया, वो आज भी याद किया जाता है। उन्होंने कहा था, मैं सबके कॉमन दुश्मन और अत्याचारी पर महाभियोग लगाता हूं। ये लाइनें साफ दिखाती हैं कि कंपनी के कामकाज की गूंज सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि 7 समंदर पार ब्रिटेन में भी भूचाल ला रही थी। अच्छा, न्याय की बात तो हो गई। अब जरा एडमिनिस्ट्रेशन के उस सबसे जरूरी मोहरे पर आते हैं, जो जमीनी स्तर पर कंपनी की ताकत का असली चेहरा था, कलेक्टर।
अब जैसा कि नाम से ही पता चलता है, कलेक्टर का मेन काम था रेवेन्यू यानी टैक्स इकट्ठा करना। पर उसकी पावर सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती थी। उसे जजेस, पुलिस अधिकारियों और दारोगा की मदद से लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना था। जरा सोचिए, पैसा और कानून दोनों की ताकत एक ही अफसर के हाथ में। और इसका असर क्या हुआ? कलेक्टर का ऑफिस, जिसे कलेक्टरेट कहते हैं, वो पावर और संरक्षण का एक नया सेंटर बन गया। और इसने धीरे धीरे उन पुराने सत्ता के केंद्रों जैसे स्थानीय राजा या जमींदार, उन सबकी जगह ले ली। एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस ये तो ठीक है, पर कंपनी की ताकत की असली बुनियाद थी उसकी मिलिट्री, उसकी फौज। और इस ताकत को बनाए रखने के लिए उन्हें अपनी आर्मी को मॉडर्न बनाना ही था। और देखिए, कंपनी की सेना और मुगल सेना में जमीन आसमान का फर्क था। मुगलों की आर्मी का जोर होता था घुड़सवारों पर, जो तलवारबाजी और तीरंदाजी में माहिर थे। वहीं कंपनी की फौज की रीढ़ थी उनकी पैदल सेना यानी इन्फेंट्री, जो मस्केट जैसी मॉडर्न बंदूकों से लैस थी। ये मिलिट्री स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। और कंपनी की आर्मी में जो भारतीय सैनिक भर्ती होते थे, उन्हें सिपाही कहा जाता था। ये शब्द हमारे अपने शब्द सिपाही से ही निकला है। ये बदलाव रातों रात नहीं आया। 1820 का दशक आते आते लड़ाई का तरीका ही बदल रहा था। नई टेक्नोलॉजी आ रही थी। बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में जो लड़ाइयां हुईं, उन्होंने साफ कर दिया कि मस्केट और मैचलॉक यानी बंदूकें तलवारों और घोड़ों से कहीं ज्यादा असरदार हैं। नतीजा क्या हुआ? घुड़सवार सेना की अहमियत घट गई और पूरी आर्मी का फोकस पैदल सेना पर आ गया। लेकिन आर्मी को मॉडर्न बनाने की इस कोशिश का एक ऐसा नतीजा निकला जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, और वो बहुत खतरनाक था। इसने सैनिकों के मन में अपनी पहचान को लेकर एक गहरा संकट पैदा कर दिया। अब प्रॉब्लम की जड़ ये थी कि अंग्रेज एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि हर सैनिक बस एक सैनिक हो, एक जैसा सोचे, एक जैसा दिखे, और उसकी वफादारी सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए हो। और इसे लागू करने के लिए उन्होंने यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग शुरू की। मतलब सुबह से शाम तक कड़ी ड्रिल, सख्त से सख्त अनुशासन, और सिपाहियों की पर्सनल जिंदगी पर भी पहले से कहीं ज्यादा कंट्रोल। उनकी पूरी दुनिया ही बदली जा रही थी। और बस यहीं कंपनी ने एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक भूल कर दी। एक प्रोफेशनल और यूनिफॉर्म आर्मी बनाने के जोश में उन्होंने अपने भारतीय सिपाहियों की उस पहचान को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया जो उनके लिए सबसे ज़रूरी थी, उनकी जाति, उनका धर्म और उनकी सामाजिक भावनाएं। इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्या कोई इंसान अपनी जाति, अपने धर्म, अपनी कम्युनिटी की भावनाओं को इतनी आसानी से छोड़ सकता है? क्या वो सिपाही खुद को सिर्फ एक सैनिक की तरह देख सकते थे और अपनी कम्युनिटी के मेंबर की तरह नहीं? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब मिलना अभी बाकी था। और इसका जवाब मिला कुछ दशकों बाद 1857 के विद्रोह के रूप में, जो हमें ये बताता है कि कंपनी के ये एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री बदलाव कितने बड़े और दूर तक असर डालने वाले साबित हुए। एक कंपनी जो आई तो थे व्यापार करने, लेकिन उसने एक पूरे देश पर ही कब्जा कर लिया। सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है ना? पर ये सच है। आज हम इसी ईस्ट इंडिया कंपनी की हैरान कर देने वाली कहानी को समझेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक प्राइवेट कंपनी जिसका काम बस सामान खरीदना बेचना था, वो एक पूरे सब कॉन्टिनेंट पर हावी कैसे हो गई? चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी का जो सेंट्रल पॉइंट है ना, वो छिपा है कंपनी की पहचान में आए एक जमीन आसमान के बदलाव में। ये समझना होगा कि वो कंपनी क्या से क्या बन गई। जरा इस पर गौर कीजिए। एक कंपनी जो यहाँ आई थी सिर्फ मसाले और कपड़े जैसी चीजों का व्यापार करने, जिसका एक ही मकसद था पैसा कमाना, और देखते ही देखते वही कंपनी अब टैक्स वसूल रही है, जमीनों पर कब्जा कर रही है। मतलब साफ है, वो एक ट्रेडर से एक रूलर बन गई। ये कोई मामूली बदलाव नहीं था, बल्कि कंपनी का पूरा कैरेक्टर ही बदल गया था। लेकिन फिर वही सवाल कि इतना बड़ा, ऑलमोस्ट नामुमकिन सा लगने वाला बदलाव कंपनी ने आखिर किया कैसे? इसका जवाब इंटरेस्टिंगली उस दौर की एक नई टेक्नोलॉजी में छिपा है। जरा इमेजिन कीजिए, 1800 से पहले ब्रिटेन से इंडिया आने में समंदरी रास्ते से 6 से 8 महीने लगते थे। सोचकर देखिए। पर फिर आया स्टीम शिप का जमाना, और वही सफर जो महीनों का था अब सिमट कर सिर्फ 3 हफ्तों का हो गया। एक सिंगल टेक्नोलॉजी ने जैसे पूरी दुनिया ही सिकोड़ दी, और इसके बाद सब कुछ बदलने वाला था।
अब इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि सफर आसान हो गया, छोटा हो गया। तो अब ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज अपने परिवारों के साथ इंडिया जैसी दूर-दराज जगह पर आकर बसने लगे। और जाहिर सी बात है, जैसे जैसे यहाँ उनकी संख्या बढ़ी, वैसे वैसे इंडिया पर उनकी पकड़, उनका कंट्रोल और भी मजबूत होता चला गया। तो कंपनी का ये बदला हुआ रूप और नई टेक्नोलॉजी, इन दोनों ने मिलकर कितना बड़ा असर डाला। चलिए अब इसके स्केल को देखते हैं, और जो नंबर्स अब हम देखेंगे वो सच में काफी चौंकाने वाले हैं। तो चलिए सीधे टाइम ट्रैवल करते हैं साल 1857 में। ये वो वक्त था जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पावर के बिल्कुल पीक पर थी। इंडिया पर उसकी पकड़ इससे मजबूत कभी नहीं थी। इस साल तक यानी 1857 तक हिंदुस्तान की 63% जमीन सीधे कंपनी के कंट्रोल में थी। एक बार फिर से सोचिए इस नंबर के बारे में। आधे से ज्यादा देश पर एक प्राइवेट कंपनी डायरेक्ट रूल कर रही थी। पर जमीन से भी ज्यादा शॉकिंग फिगर है आबादी का। उस वक्त देश की 78% पॉपुलेशन, 78% पर कंपनी का सीधा शासन था। इसका मतलब ये हुआ कि हर 4 में से 3 से भी ज्यादा हिंदुस्तानी एक ट्रेडिंग कंपनी के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। तो इन शॉर्ट बात यह है कि चाहे वो डायरेक्ट रूल हो या इनडायरेक्ट कंट्रोल, 1857 आते आते लगभग पूरा का पूरा हिंदुस्तान ही ईस्ट इंडिया कंपनी के शिकंजे में आ चुका था। तो फिर सवाल वही है कि इन हैरान कर देने वाले नंबर्स के पीछे की असली ताकत क्या थी? क्योंकि सिर्फ बिजनेस और टेक्नोलॉजी से तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। कुछ और था जो इस सब को पॉसिबल बना रहा था। वो असली ताकत थी कंपनी की अपनी खुद की फौज। जी हाँ, उसकी अपनी आर्मी। 1780 तक आते आते कंपनी के पास अपने ट्रेंड घुड़सवार थे, पूरे सैनिक थे, और यही मिलिट्री पावर थी जिसने उस नामुमकिन से लगने वाले कब्जे को आखिरकार मुमकिन बना दिया। एक्चुअली मराठों और मैसूर के रूलर से जो लड़ाइयाँ हुई ना, उसने कंपनी को एक चीज साफ साफ सिखा दी थी कि अगर इंडिया में राज करना है तो एक तगड़ी मॉडर्न फौज बनानी ही पड़ेगी। और इसका नतीजा क्या निकला? एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी अपनी खुद की एक पावरफुल आर्मी के साथ खड़ी थी। अब उनका कंट्रोल सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि पूरी तरह से मिलिट्री कंट्रोल हो चुका था। और बस यहीं पर आकर इस कहानी का सबसे बड़ा और शायद सबसे गहरा सवाल खड़ा होता है। जब एक कंपनी की अपनी फौज हो, तो क्या वो सिर्फ एक कंपनी रह जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ट्रेड और कॉन्क्वेस्ट यानी व्यापार और कब्जे के बीच की उस बहुत ही बारीक सी लाइन के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।